बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दरियाओं की सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीलॉग होगा वो लाइव होगा और उसमें हम 6 घंटे तक आपके साथ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं पाकिस्तान के मीडिया के। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने रियासत के सामने घुटने टेकने से इनकार किया। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। इनमें हमारे साथ समीना पाशा साहिबा मौजूद होंगी, खातून है, मैंने सबसे पहले उनका नाम लिया। और यह मकबूल जान साहब, हारून रशीद साहब, हमारे साथ समी इब्राहिम साहब होंगे, साबिर शाकिर साहब होंगे, उमर दराज गोंदल साहब होंगे, हमारे साथ सभी काजमी साहब होंगे और मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरा भाई सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं मीडिया के जो हमें ज्वाइन करेंगे। हम एक टेलीथॉन करने के लिए जा रहे हैं और ये लाइव टेलीथॉन होगी। जो दरियाई इलाके हैं जहां पे सैलाब आया वहां से सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से पाकिस्तान को इस आफत से बचाया जा सकता है। देखें, ये बहुत बड़ी आफत है, ये कोई छोटी मुसीबत नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं अभी आपके सामने चीज़ें रखूंगा, लेकिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से ऑनवर्ड हम एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं जिसमें हम सारे पाकिस्तानी अपने अपने तौर पे सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। हम सारे मिलकर फंड रेजिंग करेंगे और फिर उस फंड को सैलाब मुतासरीन के लिए हम खर्च करेंगे। हमने एक चीज़ का तहैया किया सब लोगों ने मिलकर कि हमने किसान को वापस खड़ा करना है, खासतौर पर छोटे किसान को जिसकी फसल तबाह हो गई, जिसका खेत तबाह हो गया। हम उसे कैसे सहारा दे सकते हैं, नए बीज के साथ, खाद के साथ, उसकी फसल के अंदर हल चलाकर, और बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं वो भी हमने करने हैं। लेकिन पहले जो है वो रेस्क्यू का काम है, रिलीफ का काम है, उसके अंदर हम जो कर पाएंगे पहले वो करेंगे। और ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम खुद ग्राउंड के ऊपर हमारी टीमें ये काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम बड़ी तेज़ी से ये काम करेंगे। और इसके लिए ये एक टेलीथॉन जो आज शुरू हो जाएगी रात 8 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और ये हम तकरीबन 5 घंटे इसको 5 से 6 घंटे में इसको जारी रखेंगे। और ये सारे लोगों के मैंने नाम लिए, ये लोग हमारे साथ इसमें मौजूद होंगे। सूरत हाल क्या है नादरीन, पंजनद में 5 घंटों में 1 लाख से क्यूसिक से ज़्यादा का पानी जो है उसमें इजाफा हो गया है। 6 लाख क्यूसिक से ऊपर का रेला इस वक्त पंजनद से गुजर रहा है। हेड गंदा सिंह में पानी में लगातार इजाफे का रुझान हो रहा है। हालांकि इंडिया में बारिशें रुकी, इसके बावजूद जो पानी का फ्लो है, जो पीछे से पानी आता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। और अभी इतला आई है कि इंडिया में मजीद बारिशें आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में अगले 2 से 3 दिन में बहुत तेज़ बारिशों की और तूफ़ानी बारिशों की पेशन गोई है। बेशतर अजला के अंदर ये बारिशें हो सकती हैं, ये 9 सितंबर 10 सितंबर इन दिनों के अंदर। तो सूरत हाल अभी गंभीर है और हमें किसी बड़े चैलेंज का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो अब तक की है डिटेल वो मैंने आपके सामने रखी। मुल्तान में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। वहाँ पे जलालपुर पीर वाला का जो मुख्तलिफ बंद थे, जो ब्लॉकेज लगे हुए थे पानी के आगे, वो टूट गए हैं। और उसके बाद दर्जनों देहात और दर्जनों बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई है। ये पीर महल का इलाका पूरा का पूरा डूबा हुआ है। मुल्तान की सराउंडिंग में जो एरियल व्यू लिया है मीडिया के लोगों ने, उससे पता चलता है कि सारे के सारे इलाके डूब गए हैं और वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है। पंजाब हुकूमत ने भी ये कहा है कि इस तरफ जाने से गुरेज करें लोग और इंतज़ामिया की बात माने। मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले किसी को आइडिया नहीं था कि ये एरिया डूब जाएगा। लेकिन पानी इतनी शिद्दत से आ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा सका। इंडिया में भी इसी तरह हुआ है, वहाँ बहुत बड़ी तबाही हुई है। और सतलुज में इंडिया ने फिर पानी छोड़ा, उन्होंने उसकी बाकायदा वार्निंग जारी की। वो वक्तन फवक्तन वार्निंग दे रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, जबकि इंडिया के अपने अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आई है। यानी जितना जानी नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज़्यादा जानी नुकसान इंडिया में हुआ है। जितना मवेशियों का नुकसान पाकिस्तान में हुआ, इससे ज़्यादा मवेशी हमने इंडिया में बहते हुए देखे हैं। बल्कि बहुत सारे मवेशियों की लाशें उनकी बहती हुई पाकिस्तान आ गई हैं। बल्कि उनकी कुछ डेड बॉडीज़ के बारे में खबरें चल रही थी कि इंडिया के साथ दरिया में वहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भी पहुँची हैं, इंसानों की भी। एहसन इकबाल साहब जो हमेशा बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं, लंबी बात करते हैं, तो एहसन इकबाल साहब ने बताया और ये इस बात का एतराफ़ किया कि सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कह रहे हैं हमारी 30 साल की जो मेहनत है वो सैलाब बहाकर ले गया है। सैलाब से सड़कें, रास्ते, पुल और देहात सारे हमारे तबाह हो गए हैं, ये एहसन इकबाल साहब ने कहा। फिर एक और जगह पे एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये भारत ने हमसे बदला लिया अपनी शिकस्त का। देखिए, भारत के अंदर जो तबाही हुई है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हुई है। उनका किसान पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर भी हुआ है, उनके देहात, उनकी फसलें भी तबाह हुई हैं।
उनके मवेशियों का नुकसान बहुत बड़ा है, जानी नुकसान भी भारत में बहुत बड़ा हुआ है। तो उनका नुकसान हुआ और हमारा भी नुकसान हुआ। इसको आबी जारहियत नहीं कह सकते, ये बात पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। अब इंडिया में डाल के तो आप नहीं बच सकते ना। जो बंदोबस्त आपने करना था, दरियाओं के रास्ते में सोसाइटियां बन गई, उनके रास्ते रोक लिए गए, ये तो होना था। फिर एक कुदरती आफत है, बहुत ज्यादा पानी आया, तो डेफिनेटली उसने अपने रास्तों से गुजरना था। जब आप रास्ते ब्लॉक करेंगे तो पानी अपने रास्ते बदलेगा। तबाही तो ज्यादा इंडिया में आई है, पाकिस्तान ने तो ऐसा लगता है खुद तबाही को दावत दी है। हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से, नाकिस प्लानिंग की वजह से भी हमें मार पड़ी है। तो नाजरीन, इस वक्त यानी इंडिया में तो बारिशें उसी वक्त हो रही थी ना, वहां तो सैलाब का उनको आइडिया नहीं, मौका ही नहीं मिला संभलने का। लेकिन हमें तो पहले से हम आगाह हो गए थे कि इतने दिनों के बाद आ रहा है। इसके बावजूद हम अपने मवेशियों को, अपने लोगों को, अपने नुकसानात को कम करने में हम कामयाब नहीं हुए। ये एक एहसन इकबाल साहब का एतराफ़ है बैड गवर्नेंस का। यानी अब वो सैलाब के खाते डालेंगे अपनी सारी नाकामियों को। ये जो आगे आने वाले दिनों में महंगाई आएगी, जो बेरोजगारी आएगी, जो गुर्बत आएगी, जो परेशानी आएगी, एहसन इकबाल साहब ने उसको सैलाब के खाते में डाल दिया। बांग्लादेश में बहुत सैलाब आते हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम 30-40 साल पीछे चले गए। वो दोबारा खड़े होते हैं, फिर से अपने आप को बनाते हैं, और 2 साल के बाद पता भी नहीं चलता कि वहां कोई मुसीबत आई थी। अब इंडिया में पाकिस्तान से तकरीबन आप एक जैसा कर लें चले, जैसा सैलाब पाकिस्तान में आया वैसा ही इंडिया में भी आया। लेकिन इंडिया में किसी ने नहीं कहा कि वो 30 साल पीछे चले गए। आप 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद देखिएगा इंडिया में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमत अवाम के ऊपर ही छोड़ देती है, वो मुतासरीन के ऊपर ही छोड़ देती है कि अपनी कमर खुद ही सीधी करो, अपना इलाका खुद ही ठीक करो, अपने मामलात को खुद बेहतर करो, लिहाजा यहां पे फिर चीजें जल्दी ठीक नहीं होती। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, जनाब सैलाब की वजह से हम तबाह हुए, वरना हम तो बहुत कोई स्विट्जरलैंड बनने जा रहे थे। अब ये चीनी का, गंदम का और चावल का जो हालिया बहरान है, ये याद रखिएगा सैलाब से पहले का है। ये जो गंदम वाला इन्होंने पाकिस्तानियों को चूना लगाया और किसान को खास तौर पे, ये सैलाब से पहले का है। ये चीनी वाला स्कैंडल सैलाब से पहले का है। और ये जो हालिया बहरान पैदा हो गया हमारे सरों के ऊपर, ये चावल का भी, ये इनकी वजह से है और इनकी मेहरबानी की वजह से है। लिहाजा एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 30 साल पीछे हमें धकेल दिया, ये एक बिलावजह कहानी है। अगर हुकूमत अपना पूरी तरह से बंदोबस्त करे और अपनी पूरी एफर्ट लगाए और सब्सिडीज फराहम करे और अपनी पूरी तवानाइयाँ यहाँ पे खर्च करे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं, जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। आप देखिएगा भारत इससे कैसे निकलेगा, आप देखिएगा बाकी मुल्क जहाँ पे सैलाब आता है वो इसमें से कैसे निकलता है। बांग्लादेश में आता है, वो भी इसमें से निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसको भी एक, ऐसा लगता है इस हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। नादरीन, एक और मेरे पास यहाँ पे एक खबर है, अकबर बाजुआ साहब ने खबर दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक वीडियो है, उसमें नजर आ रहा है कि कुछ पाकिस्तानी किसान खड़े हैं, देहाती लोग खड़े हैं, एक पीछे जो है वो पानी की बेड़ी एक खड़ी हुई है। पानी के ऊपर एक कश्ती चलती है ना, एक बेड़ी भी चलती है। वो सज्जाद अली के गाने में शायद आपने सुना होगा, जो लोग नहीं जानते कि बेड़ियां, तो ये बेड़ी जो होती है ये पानी के ऊपर चलती है और इसको एक लंबे डंडे के साथ चलाते हैं ज़मीन में। उसका वो दरिया के नीचे जाके वो लगता है 30-30, 25-25 फुट लंबा एक डंडा होता है, उसके ज़रिए से इसको ले जाते हैं। बाद औक़ात कोई चप्पू से भी चला लेते हैं छोटी बेड़ी को, लेकिन ये डंडे के साथ चलती है ज़्यादातर। और इसके अंदर ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी ले जाते हैं, जानवर भी ले जाते हैं। इसमें बहुत वज़न आप डाल सकते हैं बेड़ी के अंदर। ये हमारे दरियाओं पर बहुत हैं यहाँ पंजाब में। तो एक बेड़ी पीछे खड़ी है और उसमें वो किसान उतर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब हम इंडिया वाली साइड पे गए थे, वहां से हम चारा काट के लाए। तो वो जो पूछने वाला है वो पूछता है कि इंडिया से चारा काट के लाए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम वहां से लेकर आए। उन्होंने आपको मना नहीं किया? वो कहता है जी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए अगर आपके जानवर इससे जिंदा बच सकते हैं तो आप काट कर ले जाएं, हमारे ये कंडों पे, किनारों पे जो चारा जितना लगा हुआ है ये आप ले जाएं काट के और जाके अपने जानवरों को आप दें। वो कहता है उन्होंने मना नहीं किया हमें, बल्कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि एक मुसीबत आई हुई है, एक परेशानी है, अगर ये पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, जानवर इनके मर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंची, हमें पाकिस्तान वाली साइड से कोई चीज़ नहीं मिली, हम इंडिया वाली साइड पे जाते हैं, चारा काटते हैं। उसने पूछा बीएसएफ आपको मना नहीं करती? तो उन्होंने कहा जी वो हमारी मजबूरी समझते हैं। वो कहते हैं अगर आपका इससे गुजारा होता है तो आप काट कर ले जाओ। तो हम जाते हैं और जाकर काट कर ले आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। और देखें दोनों तरफ बॉर्डर के एक ही तरह के लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसानियत के नाते एक दूसरे के जानवर बचाना, एक दूसरे की इंसानों की जानें बचाना, ये बहुत ज़रूरी है।
और ये कई मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे की जान भी बचाई किसी आफत की सूरत में। तो ये किसानों ने जब ये दिखाया तो वो वीडियो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है कि अगर अमन हो और प्यार मोहब्बत से रहें हमसाए और शरारत ना करें और जो बड़े मसाइल हैं उनको हल करें तो बड़ा पोटेंशियल है इस खित्ते के अंदर आगे बढ़ने का। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये रेस्क्यू इस वक्त सबसे मेन इदारा है जो दिखाई दे रहा है। अगर रेस्क्यू को टिकटॉक्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए तो मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने सबसे ज़्यादा सरगर्मियों में हिस्सा लिया लोगों को बचाने की, वो रेस्क्यू है इदारों में से। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सारे इदारों को आप एक तरफ करें और रेस्क्यू अकेला जो है उसने बहुत काम किया है। ये इदारा परवेज़ इलाही साहब ने बनाया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने रेस्क्यू के इदारे से बदला लिया, दो इदारों से। परवेज़ इलाही साहब ने ट्रैफिक वार्डन बनाए थे और एक रेस्क्यू 1122 बनाई थी। इन दोनों से शहबाज शरीफ ने बदला लिया। वार्डन्स की तो कई सालों तक उन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, उन्हें बहुत तंग किया। वो बेचारे एहतजाज करते थे, रोते पिटते थे कि जनाब परवेज़ इलाही का इसके ऊपर छाप है, लिहाजा हमने इसको चलने नहीं देना। दूसरा जो आपका ये था रेस्क्यू 1122, शहबाज शरीफ साहब ने इसको भी इसकी वो हालत कर दी कि यहाँ पे मेरे पास ये खबर है, ये देखें, ये इस खबर के अंदर बाकायदा ये इश्तिहारात छपे हुए हैं और ये इश्तिहारात अखबार के अंदर छपे हुए हैं और लिखा हुआ है आपका माली ताउन जिंदगी बचाने में मुआवन, डोनेट टू रेस्क्यू 1122 टू सेव लाइव्स। यानी रेस्क्यू 1122 को आप डोनेशंस अपनी दें, यानी चंदे पे चलने वाला इदारा इसको बनाकर रख दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का PCSIR ब्रांच लाहौर में FC कॉलेज के साथ जो है, यहाँ मैं पढ़ता था, इधर हम खाना खाने जाते थे, तो उन्होंने कहा जी एमरजेंसी सर्विस फंड के अकाउंट नंबर, आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर पैसे जमा करवा दें। तो शहबाज शरीफ के दौर में इसी रेस्क्यू 1122 को चंदे से भी चलाया गया और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उन्होंने हर जिले तक इसको फैलाया। परवेज़ इलाही वापस आ गए ना, स्पीकर बन गए पंजाब असम्बली के, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गए। तो क्योंकि परवेज़ इलाही का एक प्रोजेक्ट था, बड़े अरसे तक यतीम रहा, तो उन्होंने आकर कहा जी फैलाओ इसको दोबारा। आज वही रेस्क्यू 1122 है जो परवेज़ इलाही साहब के दौर में और उस्मान बुज़दार के दौर में तमाम जिलों तक फैलाया गया। आज वो रेस्क्यू 1122 काम आ रहा है। अगर मरियम नवाज साहिबा अपने टिकटॉक रोक दें, ये जो थोड़ी देर के बाद जाके रेस्क्यू वालों को सबको इकट्ठा कर लेती हैं और उसके बाद वहां टिकटॉक्स बनते हैं, अगर ये चीजें रोक दी जाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग मजीद काम कर सकेंगे, इनके ऊपर से दबाव हट जाएगा। फिर एक और खबर है कि माहौलियात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से लाहौर में नाज़रीन हमने बहुत दफ़ा एहतजाज किया, बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन शरीफ खानदान मानता ही नहीं था। इन्होंने लाहौर में अंधाधुंध कटाइयाँ की हैं दरख्तों की। मिसाल के तौर पे ये अगर डॉन की रिपोर्ट आप देखें तो शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के दौर में लाहौर में खरबों मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हज़ारों दरख्त काट दिए गए और ये वो दरख्त थे जिसकी उम्र 50 साल 70 साल, इतने पुराने और बड़े दरख्त, वो दरख्त जो बड़े घने दरख्त थे, बहुत बड़े दरख्त थे। एक जो दरख्त है ना बड़ा दरख्त, वो कोई 36 बच्चों को, नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है, इतना ज़रूरी है। तो इन्होंने जनाब वहां पे बहुत बड़ी मिकदार में दरख्त काट दिए। 5000 दरख्त इन्होंने लगभग अपनी सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में, अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के चक्कर में इन्होंने काट दिए। बड़ा एहतजाज भी हुआ लाहौर में, इन्होंने दबा लिया एहतजाज पुलिस के जरिए से। फिर इन्होंने दावा किया कि हम बहुत दरख्त लगाएंगे। हमने देखा लाहौर में कोई शजरकारी हुई नहीं, कोई दरख्त लगे ही नहीं, इन्होंने कोई काम किया ही नहीं। और अब आप माहौलियाती तब्दीली के असरात देख रहे हैं। लाहौर में जब स्मोक आती है, सर्दियों में आप वहां नहीं रह सकते। बरसात में अजीबोगरीब तरीके से बारिशें होती हैं बेमौसमी, आप गुजारा कर नहीं सकते। गर्मियों के अंदर इतनी शदीद गर्मी हीट वेव आती है कि आप उसका भी गुजारा नहीं कर सकते। तो लाहौर में रहने के लिए मौसम भी चंद महीने ही रह गया है। यानी अभी मैं स्मोक के बारे में पढ़ रहा था कि जो शख्स लाहौर के अंदर पूरा साल गुजार लेता है और जो स्मोक के महीने हैं, जब ये हवा में स्मोक आ जाती है कार्बन, तो आप जब वहां पे रहते हैं कुछ अरसा तो आपकी जिंदगी के चंद साल कम हो जाते हैं। ये मैंने बाकायदा रिसर्च पढ़ी कि लाहौर का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सर्दियों में इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ पे रहने वाले आदमी की ज़िंदगी कम हो जाती है। ये नाज़रीन हालात हैं। अब आ जाए नाज़रीन कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े। पहला फैसला उनका यह है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा पाने वाले मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर बना दिया गया है।
इससे पहले जो है वो शेख इम्तियाज़ साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियाँ अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सजा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे, अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामजद किया सेनेट की नशस्त के लिए, जहाँ से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीज़ें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार है। ये मैं ज़रा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों है। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सज़ा सुनाई गई है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद है। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे ही हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए, लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज कर दी गई हैं। वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अल-कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल-कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल-कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है। इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं, और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फ़ैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से, और उनका फैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के, और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सज़ा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अल-कादर वाले में, तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके, और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।